नमस्ते दोस्तों, झालावाड़ हेल्थ अवेयरनेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी सर्दियों का मौसम है। सर्दियां जितनी खूबसूरत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी चैलेंजेस भी है। यदि हम छोटी सी सावधानी रखें, सही जानकारी रखें, तो हम और हमारे परिवार को सर्दियों से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों से काफ़ी कुछ सुरक्षा कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे हमारे हृदय को, त्वचा को, नवजात शिशु को, प्रेगनेंसी में आँखों की, इन सब की केयर हम सर्दी में कैसे करें ताकि स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट की केयर से। आपको पता है जितने भी हार्ट से रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो या बीपी का बढ़ना हो, ये सभी सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह है कि जैसे सर्दियाँ शुरू होती है, हमारे शरीर में जो खून की नलियाँ होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। इसको वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा जो खून होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो खून में थक्का बनने की जो नेचर है वो बढ़ती जाती है। साथ ही साथ हम देखें कि सर्दी में जब हमको ज़्यादा सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी में एक तरीके का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारे हार्ट का जो काम है वो भी बढ़ जाता है। तो इन सब वजह से हार्ट का लोड ज़्यादा बढ़ जाता है और इन सर्दियों में हार्ट अटैक और ऐसी काफ़ी बीमारियों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस मौसम में ज़्यादा देखे जाते हैं। साथ ही साथ हम देखें सर्दियों में हम अपने घर के अंदर रहते हैं और सर्दी की वजह से हम बाहर नहीं जा पाते हैं, तो हमारा जो रूटीन एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो उतनी नहीं हो पाती है। यह भी एक कारण है जो इन सब में इंक्लूड होता है। तो हम कैसे अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं? सो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यदि आपके किसी भी तरह की कोई गोली चल रही है, चाहे वो बीपी की गोली चल रही है, आपको रेगुलर अपना बीपी चेक कराना है। यदि वो बढ़ रहा है तो आपको उससे रिलेटेड डोज भी बढ़वानी पड़ेगी। साथ ही साथ यदि आपको पहले हार्ट से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंस हुआ है तो खून पतला करने वाली गोली आपके जो भी डॉक्टर हैं वो ऐड करते हैं, वो आपको रेगुलर लेनी है, बंद नहीं करनी है। सर्दियों में पूरा ध्यान रखना है कि खासकर आपका कान, हाथ और पैर ये सब अच्छे से कवर हो। इसमें ऊनी कपड़ों से कवर होना चाहिए, बट ध्यान रखना है यहाँ पर कि स्किन के डायरेक्ट ऊनी कपड़े कांटेक्ट में नहीं हो, कहीं बार उससे एलर्जी और इरिटेशन हो सकता है, इसलिए अंदर सूती कपड़ा होना जरूरी है। इसी के साथ यदि आप घूमने जाते हैं तो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तब आप घर से बाहर घूमने के लिए नहीं निकलेंगे। जब थोड़ा बहुत धूप आ जाए तब आप घूमने के लिए निकलेंगे। इससे क्या होगा कि जो सर्दी का बॉडी पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे आप बच पाएंगे। सर्दियों में घूमना बंद नहीं करना है, बट थोड़ी धूप निकल जाए उसके बाद में खाली पेट आपको यहाँ पे जो एक्सरसाइज है या वॉकिंग है वो सब करनी है। बाकी आपको पता है सर्दियों के मौसम में जो हवा होती है उसमें नमी खत्म होने लग जाती है, इस वजह से हमारी स्किन को और शरीर में भी पानी की कमी होने लग जाती है। इसलिए आपको दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हमारा चलना फिरना कम हो जाता है तो शरीर में वजन का बढ़ना, फैट का बढ़ना ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि हम जो ऑयली फूड है, हाई कैलोरी फूड है वो नहीं लेंगे। हम हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद और पानी का ज़्यादा सेवन करेंगे। और यदि आपको सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जैसे नींबू है, नारंगी है, मौसम्बी है, ऐसी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। सो हमने कार्डिक हेल्थ के बारे में बात करा कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी की वजह से खून की नलियाँ सिकुड़ जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, साथ ही शरीर में हार्ट रेट बढ़ जाती है और इन सब वजह से ये सारे इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ सर्दी के मौसम में देखें तो सांस की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें आपको काफ़ी सारा कोहरा है, स्मोक है, ये सब मिलता है। तो प्रदूषण जमीन के जो निचले हिस्से पर आ जाता है हवा में, तो वो हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। जिनके भी फेफड़ों में दमे की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, वो सब बढ़ती है। और हार्ट के से जो मरीज़ हैं उनमें ऑक्सीजन कम जा पाती है और हार्ट पर इस वजह से भी लोड पड़ता है। इसलिए यदि आप कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं, क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, आप मेले में जा रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और सांस के जो इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी जुकाम
खांसी बुखार ये सब एक दूसरे से छींकने खांसने से फैलते हैं। इसलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप मास्क लगा के जाएंगे, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे और घर पे आने के बाद में प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे, हाथ धोएंगे। तो इस तरीके से आप काफ़ी कुछ जो फैलने वाली बीमारियां हैं, सांस की इन्फेक्शन है, उनसे बच पाएंगे। और ये ज़रूरी है कि हम अपने हाथ धोने का ध्यान रखें, हम मास्क लगा के रखें और हम पूरे शरीर को अच्छे से कवर करके रखें जब हम बाहर जाएं। तो एक हमने कार्डियक हेल्थ के बारे में बात की, जिसमें आप अपनी दवाई को बंद नहीं करेंगे, बीपी का रेगुलर चेकअप कराएंगे, हार्ट का रेगुलर चेकअप कराएंगे। यदि ज़रूरत है दवाई की डोज बढ़ाने की तो वो बढ़ाई जा सकती है, वो आपको लेना जरूरी रहेगा। बिल्कुल ज़्यादा ठंड रहेगी तब आप घूमने नहीं जाएंगे, जब थोड़ी बहुत धूप निकले तब आप घूमने जाएंगे। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो बंद करना पड़ेगा, पहले ही इस मौसम में शरीर पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। इसी के साथ हम देखें कि आप त्वचा की देखभाल कैसे करेंगे इस सीज़न में। तो आपको पता है जो सर्दी की हवाएं होती है उसमें नमी नहीं होती है, पानी नहीं होता है। जब ऐसी ठंडी हवा आपकी त्वचा से लगती है तो त्वचा से पूरा पानी खिंच जाता है। मतलब सर्दी के मौसम में हमारी जो स्किन है वो रूखी सूखी हो जाती है। इस वजह से हमको इरिटेशन होती है, आपको खुजली हो सकती है और कुछ स्किन की बीमारियां जैसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, इक्थियोसिस, ये सब इस मौसम में बढ़ जाती है, एक्सेगरेटेड हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है जब भी आप अपने हाथ को धो रहे हैं उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं, एक में तो खुद में मॉइस्चर होता है, इसके अलावा कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर होते हैं जो पानी को खींचते हैं, जैसे ग्लिसरीन हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसी पेट्रोलियम जेली होती है, वैसलीन बॉडी लोशन होता है जो पानी को स्किन से नहीं जाने देता, मतलब बैरियर बनाता है। सो कोई सा भी ऐसा कॉम्बिनेशन वाला मॉइस्चराइजर आप काम में ले सकते हैं, जिसमें इमोलिएंट हो, हाइड्रेटिंग क्रीम हो, वो सब यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो आप उस कंडीशन में ऐसे मॉइस्चराइजर काम में लें जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हो, पैराबीन, मिथाइल पैराबीन, प्रिजर्वेटिव, फ्रैग्रेंस फ्री नहीं हो, ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए। जब भी आप हैंड वॉशिंग करते हैं जो पानी अपने स्किन से जाता है वो पानी शरीर के ऊपर की जो लेयर में ऑयल रहता है उसको भी हटा देता है। इसलिए हर बार हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये छोटे छोटे टिप्स है स्किन केयर के। इसके अलावा यदि आप काफ़ी ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी, तो स्किन में भी हाइड्रेशन आपका बराबर रहेगा। साथ ही साथ हम बात करें आप विटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं जैसे नींबू, संतरा, ऐसे वाली चीज़ें आप ले सकते हैं, मौसम्बी, इन सब में होता है। एंटीऑक्सीडेंट आप ले सकते हैं, नॉर्मल टी के बजाय आप ग्रीन टी पर शिफ्ट हो जाते हैं तो काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जिनमें एंटी कैंसर और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। बाकी हमने देखा जो ऊनी कपड़े हैं डायरेक्टली यदि स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो इरिटेशन, एलर्जी कर सकते हैं। तो आप अंदर एक सूती कपड़ा कॉटन का रखें, उसके ऊपर आप पहनेंगे तो सही रहेगा। और आपको जो तेज़ धूप है उसमें डायरेक्टली नहीं बैठना है, उससे भी स्किन में काफ़ी सारे निशान हो जाते हैं एक्टिनिक डर्मेटाइटिस धूप से। तो आपको जो सुबह 10 बजे से पहले की जो हल्की धूप है उसको उसमें आप थोड़ा बहुत निकल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें सर्दियों में डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा होता है, आप देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद ऐसे फ्लैक्स निकलते हैं सिर के बालों से कई बार। तो वो जो डैंड्रफ है उसके लिए आपको रेगुलर नहाना ज़रूरी है। यदि क्योंकि अपने शरीर में इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है, यदि ये सही नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल शैम्पू काम में ले रहे हैं, रेगुलर आप शरीर को क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको डैंड्रफ हो रहा है, तो हो सकता है आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो। ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें अपने शरीर में जहाँ पर भी हेयर है, जैसे आप इधर देख सकते हैं नाक के पास, कान के पास, आईब्रो के पास, यहाँ पर आपको कुछ पपड़ी जैसा सा निकलता हुआ मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ चिपचिपा चिपचिपा ऑयली भी लगेगा। तो ये आपके नॉर्मल शैम्पू करने के बाद भी ठीक नहीं होगा। तो इसमें हमको सर्दी के मौसम में कुछ अलग मेडिकेटेड शैम्पू काम में लेने पड़ेंगे, जिसमें कीटोकोनाजोल होता है, जिंक पैराथ्रिनोइड होता है, इस तरीके की चीज़ें लेनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी ऐसे शैम्पू को। पहले आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर सप्ताह में 2 बार, हो सकता है पूरे सीजन में काम में लेना पड़े। यदि इससे भी फर्क नहीं पड़े तो आपको स्किन के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो बीटामेटासोन, क्लोट्रिमाजोल जैसे आपको शैम्पू एडवाइस करते हैं, आपको तरीका भी बताते हैं, तो वो
उस तरीके से आप यदि सही डॉक्टर से सलाह लेंगे तो आपको आपके इस सीजन में जो भी बीमारियां बढ़ती है स्किन की, चाहे वो सोरासिस हो, चाहे सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, इक्थासिस हो, उन सब से आप अच्छे मैनेजेबल कंडीशन में रह पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की। सो जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है वो हाइपोथर्मिया की काफ़ी ज़्यादा रिस्क में होता है, उनकी स्किन काफ़ी पतली होती है, तो ये पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनको ठंड नहीं लगे, इसलिए आपको उनको पूरा कवर करके रखना पड़ेगा। खासकर जो हेड वाला एरिया है, हाथ पैर है, इन जगहों को कवर करके रखना पड़ेगा। यदि पहले जो जन्म के 7 दिन तक है वहाँ तो बच्चे को नहलाना नहीं है, केवल आप उसको स्पॉन्जिंग कर सकते हो जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं हटती है। उसके बाद आप अल्टरनेट डे स्पॉन्जिंग या फिर क्लीन कर सकते हो। यस, उसके बाद बाथिंग भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। एक और चीज़ है कि हम किस तरीके का सर्दी में एयर को अपने रूम को गर्म करने के लिए क्या चीज़ काम में लें। तो आप हीटर को यूज़ ले सकते हैं, बट हीटर को उतना ही टाइम यूज़ लेना है जब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने उसको ज़्यादा टाइम तक लगा के रखा है, क्योंकि इस वजह से रूम में जो एयर है उसकी ड्राइनेस होती जाती है, जो रूम की जो हवा है वो सूखते जाती है, तो उस वजह से अपने को नुकसान होता है। इसके अलावा जो हीटर आते हैं जो हवा को फेंकते हैं, जो ब्लोअर रहते हैं, वो यूज़ नहीं लेने हैं। वो पूरे ही रूम में हवा में जितनी भी नमी है सबको ख़त्म कर देते हैं, तो उस वजह से जो हवा हम सांस में ले रहे हैं उसमें भी नमी नहीं रहती है। यदि छोटा बच्चा है वो सांस ले रहा है तो नाक के अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी सूखी रहती है, तो उनको इरिटेशन होता है उस कंडीशन में। इसलिए आपको इस तरीके के हीटर काम में नहीं लेना है। ऑयल बेस्ड हीटर इसे हीटर आते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं बट वो मॉइस्चर को रखते हैं। इसके अलावा आप एक छोटा सा टिप्स काम में ले सकते हैं कि आप एक बड़े बर्तन में पानी को गर्म करके दूर कहीं रूम में साइड में उसको रख दें जहाँ से भाप निकल रही हो, तो भाप के साथ में रूम भी गर्म हो जाएगा और मॉइस्चर भी आ जाएगा। बट ध्यान रखें बच्चों की पहुँच वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बर्न के केसेस हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की कार्डियक केयर के बारे में, स्किन केयर के बारे में, न्यूबॉर्न केयर के बारे में। अब हम बात करेंगे आई केयर के बारे में। सर्दियों के मौसम में जैसे पूरे ही शरीर में रूखापन सूखापन आ रहा है, सब जगह पानी का हम देख रहे हैं कि सरफेस पे पानी नहीं है, इसी तरीके से आंखों में भी रूखापन सूखापन आता है। तो इसके लिए आप कोई भी आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट जो आता है आई के लिए, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज ऐसी आई ड्रॉप आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर की एडवाइस से। इसके बाद हम बात करें प्रेगनेंसी की केयर में, तो इस मौसम में आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा यदि आप किसी भी ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में हैं, क्योंकि हो सकता है यदि आपको सांस का कोई भी इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन आगे बढ़ गया, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्यूनिटी नॉर्मली कम हो जाती है। प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। यदि आपको कोई भी नॉर्मल सा इन्फेक्शन होता है तो बढ़ के वो और आगे जा सकता है। नॉर्मल सर्दी जुकाम भी न्यूमोनिया में बदल सकता है। इसलिए पहले चीज़ तो ये ध्यान रखें जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ पर जाने से बचें। यदि जा रहे हैं तो आप प्रॉपर मास्क लगा के जाएँ, हैंड वॉशिंग करके जाएँ, हैंड वॉशिंग करके आएँ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ यदि आपको सर्दी जुकाम हो भी जाता है प्रेगनेंसी में, तो आप कोई भी खुद से दवाई नहीं लें, क्योंकि दवाई आपको और बच्चे को नुकसान कर सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर की एडवाइस से जो दवाई आप के लिए लिखी है वही आप लें। साथ ही साथ आप कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गुनगुने पानी के गरारे कर सकते हैं। आप गर्म पानी की भाप नाक से सूंघ सकते हैं। और सर्दियों में जैसे सूप बनाते हैं, कोई गरम दलिया बना लिया, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। हॉट जो भी सूप वगैरह होते हैं वो ले सकते हो। और यदि आप लेना चाहें, ट्राई करना चाहें, तो सलाइन नेज़ल ड्रॉप आती है, सलाइन नेज़ल ड्रॉप को नाक में डाल के नाक की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ले सकते हो, जो कि ज़्यादा मेडिसिनल नहीं है। बट कोई भी यदि दवाई आपको लेनी है तो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे बुजुर्गों के बारे में। हमारे घर में हमारे माता पिता और बुजुर्ग भी होते हैं, तो उनकी केयर कैसे करेंगे। आपको पता है इस मौसम में हार्ट के इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओल्ड एज में जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है, क्योंकि फैट कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, और डेली अल्टरनेट डे आपको उनका बीपी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। बीपी की गोली बराबर लेना जरूरी है, क्योंकि कार्डियक इंसिडेंस ज़्यादा एज में ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा।
हमने यहाँ पे देखा कि सभी एज ग्रुप में, सभी कंडीशन में हम कैसे सर्दियों में अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी है, पर यदि हम इसको फॉलो करेंगे तो हम और हमारे परिवार की सर्दियों में अच्छी देखभाल हो पाएगी और सर्दियों का जो मौसम है और ज़्यादा खूबसूरत हो पाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी है तो आपको अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, ताकि वो उनके लिए मौसम और ज़्यादा खूबसूरत और स्वस्थ हो। थैंक्स फॉर दी पार्टिसिपेशन। सर्दी के मौसम में देखा जाता है कि हमारी जो अंगुलियां हैं या कान है या नाक है, यहाँ पर जो अंगुलियों के सिरे हैं वो लाल पड़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, साथ ही उनमें खुजली चलती है। तो ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा जो ठंड लगती है, ठंड का एक्सपोजर होता है या ठंडे गर्म का एक्सपोजर है उनमें होता है। कई बार ये हेरिडेटरी भी होती है, जैसे किसी की मम्मी को है, उसकी बेटी को भी ऐसा हो रहा है सर्दी में, केवल सर्दी सर्दी में ही ऐसा होता है, तो उसको चिल ब्लेन बोलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप ऊनी कपड़े से शरीर को कवर करके रखें, ज़्यादा सर्दी और गर्मी के मौसम में बार बार शिफ्ट नहीं होए। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वो कुछ ऐसी क्रीम देते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे बीटामेथासोन, कुछ बैक्टीरिया से बचाने वाली क्रीम जैसे फ्यूजिक एसिड, और साथ ही साथ आप खुद से मॉइस्चराइज़र ज़रूर से लगाएं, ताकि आप चिल ब्लेन जैसी कंडीशन से बच सकते हैं। बाकी ये जो कंडीशन यदि ठीक नहीं हो रही है तो इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, कुछ सिंड्रोम भी हो सकते हैं, जैसे कि रेनॉल्ड सिंड्रोम है, स्क्लेरोडर्मा है, उनके साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड रहती है। तो आपके जो स्किन के डॉक्टर हैं वही इस चीज़ को कंफर्म कर पाएंगे कि आपको ये चीज़ किस तरीके की है। बाकी यदि आप सर्दी में ध्यान रखेंगे तो चिल ब्लेन जैसी जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में नहीं बदलेगी, और साथ ही साथ आपको खुजली की दवाइयाँ भी इसमें ऐड की जाती है। सर्दी में जैसे हम देख रहे हैं शरीर में सब तरह की त्वचा सूख रही है, तो हमारे पाँव की जो एड़ी होती है वहाँ की त्वचा भी सूखती है, और ड्राइनेस से उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं, एड़ियाँ फटने लग जाती है। तो आप वहाँ के भी मॉइस्चराइज़र का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप हल्के गुनगुने पानी में पाँव को डुबो के 10-15 मिनट रख सकते हैं। इससे आपकी एड़िया मॉइस्चराइज भी होगी, और जो भी कचरा वहाँ पे लगा हुआ है वो हट भी जाएगा। बाकी आप कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम के साथ यदि सही नहीं हो रहा है तो अपने स्किन के डॉक्टर की एडवाइस से, काफ़ी सारी ऐसी क्रीम्स आती है जिसमें क्लोबेटासोल और साथ ही साथ फ्यूजिक एसिड और ऐसी चीज़ें होती है जो उसमें ट्रीटमेंट में हेल्प करती है।